नमस्कार। डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। 2 प्रस्ताव किए गए पारित। बैठक में जाति जनगणना और ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पास। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सैन्य बलों और प्रधानमंत्री को दी गई बधाई। जातिगत जनगणना के फैसले को ऐतिहासिक बताया। एनडीए की मुख्यमंत्री परिषद बैठक में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का दिया मंत्र। प्रधानमंत्री ने सभी को टीम इंडिया के रूप में काम करने का दिया निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे की रणनीति पर की चर्चा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता पर दिया प्रस्तुतिकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से किया राष्ट्र को संबोधित। कहा, आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट। ऑपरेशन सिंदूर देश के संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में मिल रही सफलता से गढ़चिरौली से लेकर दंतेवाड़ा में आ रहे सकारात्मक परिवर्तनों का किया जिक्र। कहा, माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से सामान्य हो रहे हैं हालात। शिक्षा और खेल दोनों में ही बच्चे कर रहे हैं कमाल। और रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन रवाना। फ्रांस समेत 6 यूरोपीय देशों का करेंगे दौरा। सुप्रिया सूले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कतर में शूरा परिषद की उपाध्यक्ष से की मुलाकात। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन के उप प्रधानमंत्री से की मुलाकात। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में 2 प्रस्ताव भी पारित किए गए। पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय रक्षा बलों और प्रधानमंत्री को बधाई देने के साथ पारित हुआ। इस दौरान सेना और सरकार की प्रशंसा की गई। ऑपरेशन सिंदूर पर एकनाथ शिंदे ने एनडीए की बैठक में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आम भारतीयों को नया आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दिया है। केंद्र सरकार की नीति, सेना के शौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहस ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की शांति यात्रा में बाधा डालने वालों को करारा जवाब है। वहीं बैठक में मोदी सरकार द्वारा जनगणना में जाति जनगणना कराए जाने के ऐतिहासिक फैसले पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। मोदी सरकार के फैसले को प्रस्ताव में ऐतिहासिक बताया गया। जाति जनगणना को वक्त की मांग बताते हुए मोदी सरकार के फैसले की सराहना की गई। बैठक में एनडीए द्वारा शासित सभी 20 राज्यों के लगभग 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में राज्यों की तरफ से प्रेजेंटेशन भी रखा गया। मोदी सरकार के 11 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, उसको लेकर कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही आपातकाल की 50वीं बरसी को देश भर में लोकतंत्र की हत्या दिवस के रूप में मनाने से जुड़े कार्यक्रमों पर भी विचार विमर्श किया गया। दिल्ली में एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त रुख को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी शर्त पर और कहीं भी आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। इस बैठक में हमारे 20 मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ये उपस्थित रहे। इस कॉन्क्लेव में 2 प्रस्ताव पारित हुए। एक प्रस्ताव तो
ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो हमारे फौज के, हमारे आर्मी के जवान्स ने जो देश की सेवा की है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। और जो हमारी आर्मी है जिसने अपना पराक्रम दिखाया है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। तो यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जातिगत जनगणना का फैसला लिया गया। देश में पहली बार बिहार की सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव पारित किया था, जिसके लिए हम बिहार सरकार का धन्यवाद करते हैं। जातिगत जनगणना, इस जातिगत जनगणना के विषय पर जिसको भारत की कैबिनेट ने मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृति दी है, और ये हमारी कल्पना शुरू से थी। और हमारे बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, जिसने सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ। और सभी लोगों ने इसको, जहां इसकी सहमति के साथ साथ जो मोदी जी का निर्णय हुआ है, उसकी प्रशंसा के साथ साथ साधुवाद देने का काम इस प्रस्ताव में हुआ है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग के लिए समान रूप से कार्य किया जाता है। हमारी पार्टी राजनीति नहीं बल्कि जनहित के लिए कार्य करती है। जातिगत जनगणना हमारे लिए राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि दलितों, वंचितों और पिछड़ों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने का एक जरिया है। हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित जो छूट गए हैं, उनको मुख्य धारा में समावेश करना। जो भी जिस तरीके से छूटा हुआ व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में समावेश करना, यह समाज की आवश्यकता है। और जातिगत जनगणना के माध्यम से हम इसको देखते हैं और इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपातकाल को लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि आजाद भारत में किस पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटकर सालों तक राज किया, ये देश की जनता जानती है। इसलिए हम आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर जनता को बताएंगे कि किस प्रकार कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा। 25-26 जून को इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो वह भी एनडीए उसको भी जनता को उजागर करेगा कि किन लोगों ने प्रजातंत्र का गला घोटने का, डेमोक्रेसी को क्रश करने का, डेमोक्रेसी को थ्रॉटल करने का कुत्सित प्रयास किया। इसको भी हम जनता तक बताएंगे। 25 जून को 50 साल पूरे हो जाएंगे, तो यह भी जो डेमोक्रेसी को थ्रॉटल करने की, इस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को जो प्रयास हुआ था, वह भी हम जनता के बीच में ले जाएंगे। जद के बड़े नेता और लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव को बड़ा झटका लगा है। उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमज़ोर करता है। उन्होंने आगे लिखा कि ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। लालू यादव के अलावा तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि वो तेज प्रताप अपने जीवन का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि वो पार्टी अध्यक्ष लालू यादव के फैसले के समर्थन में हैं। उन्होंने तेज प्रताप के बारे में कहा कि वो एडल्ट हैं और अपना फैसला खुद ले सकते हैं। हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात,
हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और घर से निकालने पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के घर और पार्टी में हमेशा नाटक होता रहता है। तेज प्रताप यादव के साथ ऐसा व्यवहार लालू प्रसाद परिवार की मानसिकता को दर्शाता है। हमें उनके साथ बहुत सहानुभूति है। तेज प्रताप जी चमत्कारी पुरुष हैं, कभी बाबा बन जाते हैं, कभी प्रेमी बन जाते हैं, कभी साधु बन जाते हैं। उनको अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। वो बड़े पुत्र हैं उस परिवार के, उनकी उपेक्षा हुई है उस परिवार के अंदर। उनको इन्हीं नौटंकियों में फंसा करके उनके परिवार के लोगों ने उनका शोषण किया है। तो उनको अपने परिवार में युवराज होने के नाते, बड़े पुत्र होने के नाते उनको अपने अधिकार की लड़ाई इन नौटंकियों को छोड़कर लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। इस लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य ने देशवासियों में जबरदस्त उत्साह भर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों के साथ मन की बात की। अपने संबोधन में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेनाओं के पराक्रम का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, बल्कि देश के संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। उन्होंने कहा, इस सफलता ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है। आपने देखा होगा, देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की बड़ी ताकत थी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में यहाँ रुक रहे हैं। एक ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में माओवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि माओवाद प्रभावित इलाकों में अब बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद लोग अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में कहा है कि माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। प्रधानमंत्री ने एक ऐसे माओवाद हिंसा प्रभावित गांव का जिक्र किया जहां पहली बार बस पहुंची है। जब गांव में पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया। बस को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में पक्की सड़क थी, लोगों को जरूरत थी, लेकिन पहले कभी यहां बस नहीं चल पाई थी। क्यों? क्योंकि ये गांव माओवादी हिंसा से प्रभावित था। यह जगह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में और इस गांव का नाम है काटेजरी। काटेजरी में आए इस परिवर्तन को आसपास के पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। अब यहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब ऐसे क्षेत्रों तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। गांव के लोगों का कहना है कि बस के आने से उन लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। इन इलाकों में शिक्षा और खेल दोनों में ही बच्चे कमाल कर रहे हैं। यहाँ के बच्चों में साइंस का पैशन है, वो स्पोर्ट्स में भी कमाल कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कितने साहसी होते हैं। इन लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। करीब 95% रिजल्ट के साथ ये जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में 6ठा स्थान हासिल किया। सोचिए, जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का 7वां समूह 6 देशों की यात्रा पर रवाना हो गया। इस दौरे का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करना है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क का दौरा करेगा। This delegation represent the entire country. पूरा भारत जा रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है और वही भाषा हम लोग बोलने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के उद्देश्य से भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कई देशों में पहुंच रहा है। सुप्रिया सूले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कतर पहुंचा है। राजधानी दोहा में एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने शूरा काउंसिल की उपाध्यक्ष डॉक्टर हमदा बिन्त हसन अल सुलैती और शूरा काउंसिल के अन्य सदस्यों से मुलाकात की।
इससे पहले सुप्रिया सूले और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कतर में भारतीय राजदूत विपुल ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। ये प्रतिनिधिमंडल मिस्र, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका का भी दौरा करेगा। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी, आप सांसद विक्रमजीत साहनी, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर, टीडीपी सांसद लवु श्रीकृष्ण देवरायलु, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, भाजपा नेता वी मुरलीधरन और पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन शामिल हैं। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुडाबिया पैलेस में बहरीन के उप प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने शूरा परिषद के अध्यक्ष अली बिन सालेह अल सालेह से भी मुलाकात की। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधिमंडल में डेलीगेशन में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, फांगनोन कोन्याक, एनजेपी सांसद रेखा शर्मा, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सांसद सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और राजदूत हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सियोल स्थित भारतीय दूतावास में कोरिया में भारत के राजदूत अमित कुमार के साथ बैठक की। जनप्रतिनिधिमंडल में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, सीपीआईएम सांसद जॉन बिट्रास, भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, भाजपा सांसद ब्रिजलाल, भाजपा सांसद प्रदान बरुआ, राजदूत मोहन कुमार और भाजपा सांसद डॉक्टर हेमंग जोशी शामिल हैं। दक्षिण कोरिया के दौरे के दौरान जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान के कृत्य को करारा जवाब देने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रख रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया को ये संदेश जा रहा है कि सभी भारतीय एक साथ हैं और सभी दल वैचारिक मतभेदों से परे आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लड़ रहे हैं। All opposition party together now they are saying it's a new normal. If you hit us, you will hit you back. ये करके अभी दिखाया वहां पर। और जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर में आपको जितना प्रिसीजन से जाकर के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया, not one civilian in Pakistani side was killed, neither their military base. इंडिया में लोगों ने मन बना लिया, एवरीवन, कि अब अगर तो कुछ किसी तरह का घटना होगा तो सिर्फ टेररिस्ट को नहीं, ऑल दोज हु सपोर्ट नर्चर टेररिज्म, जो उसको फंड करता है, वो उसको भी जाकर के हिट करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण कोरिया के सियोल में ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय पक्ष को रखा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि दुनिया हमें वैश्विक स्तर पर एक शीर्ष देश के रूप में देखती है। उन्होंने कहा कि भारत ने किसी पर हमला नहीं किया, केवल अपना बचाव किया। The message to the world is that India is in a different league. Today they see us as a country that's emerging as a top country in the world. The first reaction the world gave to us was that India has a right to defend itself. And that was our major narrative success. Very limited number of countries stood by Pakistan. Very limited. Many, many more countries stood by us. We didn't attack any area of Pakistan except the terrorist camps. And we attacked them to precision. If they hadn't attacked us back, we would have stopped there. But they did attack us back. And when they attacked us back, what did we do? We neutralized the platforms they were using to attack us. So we neutralized their air bases which they were using to attack us.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदू समाज की एकता पर जोर देते हुए कहा कि भारत की एकता ही हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज और भारत एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और जब हिंदू समाज सशक्त होगा तभी भारत भी गौरव प्राप्त करेगा। ऑर्गेनाइजर को दिए एक विशेष साक्षात्कार में मोहन भागवत ने पड़ोसी देशों में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और मानवाधिकार संगठनों की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जब तक हिंदू समाज खुद मजबूत नहीं होगा तब तक दुनिया में कोई उनके बारे में चिंता नहीं करेगा। मोहन भागवत ने हिंदू समाज को एकजुट और मजबूत होने का आह्वान करते हुए कहा कि आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी और किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सुरक्षा को सिर्फ सीमाओं और सेना तक सीमित न बताते हुए इसे सभ्यता और मानसिकता से जोड़ा। आरएसएस प्रमुख ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों का उदाहरण देते हुए कहा कि अब वो वहां भागने के बजाय अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि इस बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ जिस तरह गुस्सा दिखा वो अभूतपूर्व है। वहां के हिंदू अब कहते हैं कि हम भागेंगे नहीं बल्कि रहकर अपने हक के लिए लड़ेंगे। हिंदू समाज की अंदरूनी ताकत अब बढ़ रही है। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।